हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग शर्मा। तो कल मैंने फिज़िक्स की पहली क्लास देखी हुई थी। आज हम फिज़िक्स की दूसरी क्लास करने चल रहे हैं। कल वाली क्लास में मैंने बायो सेवर्ट नियम देखा हुआ था। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड के मैक्सिमम डेरिवेशन जो होंगे उसी पर डिपेंडेंट होंगे। तो प्लीज़ पहले आप कॉपी और पेन रख लीजिए, फिर डेरिवेशन जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसा वैसा आपको भी देखते हुए करते चलना है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम फिगर की बात करते हैं। पहले हेडिंग आइए देख लिया। हेडिंग क्या हमारे पास है? हेडिंग हमारे पास पड़ी हुई है परिमित लंबाई के रिज रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हमारे बोर्ड के लिए। ये हमारा समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये आप देख भी पा रहे हैं 2007, 2008 और 2011 में इसको पूछा गया है। तो आइए पहले इससे रिलेटेड पहले फिगर के बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं फिगर को। चलिए फिगर बारे में ध्यान दिया जाए तो आपको दिख रहा होगा ये CD क्या है आपकी CD लंबाई है, जिनको हम बोल सकते हैं धारावाही चालक, जिन्हें हम क्या कहेंगे? धारावाही चालक कहा जाएगा। ये हो गया CD। और इसके जिसमें हमारी धारा क्या कौन सी बह रही? धारा I बह रही है, करंट I बह रही है। अब इस धारावाही चालक से स्मॉल r की दूरी पर एक पॉइंट क्या है? P, जिस पर हमें क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे उस पर? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें उस पर ज्ञात करना है। अच्छा, एक बात और समझिए, ये जो आप PQ देख पा रहे हैं, ये PQ है, ये क्या है? इस CD पर क्या पड़ा हुआ? इस CD पर लंब पड़ा हुआ है, मीन्स परपेंडिकुलर है। क्या है? इस पर परपेंडिकुलर है। आइए थोड़ा सा आगे समझते हैं। इसके अलावा अगर हम एंगल की बात करें तो हमारे पास दो कोण हैं, दो क्या बल्कि 3 या 4 यूज हुए, जिसमें समझ लेते हैं एक बार। एक हमारे पास φ1 लिखा गया है, φ2 पड़ा हुआ है, डेल्टा φ पड़ा हुआ है, इसके अलावा φ पड़े हुए हैं। तो हमारे पास इस तरीके से 4 एंगल देखिए आपको दिख रहे होंगे। ये ध्यान दीजिए, φ1 है, φ2 है, डेल्टा φ है और ये φ पड़ा हुआ। इसके अलावा एक एंगल और हमारे पास थीटा है। तो शायद यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास हेडिंग क्या थी? परिमित लंबाई के रिज रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हमें क्या करना है? अब जिन लोगों ने कल वीडियो देखा होगा उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए पहले हमें बायो सेवर्ट का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? बायो सेवर्ट का फार्मूला। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कल वाला वीडियो नहीं देखा हुआ पहले वो देख लें, उनके लिए थोड़ा सा आसान होगा। अब ध्यान दीजिएगा, फार्मूला हमारे पास क्या होता है? डेल्टा B इज इक्वल टू मेजर अपान 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपान R स्क्वायर। कल मैंने जो फार्मूला पढ़ा था वहाँ पे R स्क्वायर था, लेकिन अगर हम आज के फिगर की बात करें तो वही जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या होगी? हमारे पास डिस्टेंस वही क्या है? x पड़ी हुई है, इसलिए यहाँ क्या लिखा गया है? x स्क्वायर लिखा गया है। तो शायद इस पहले इक्वेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैंने फिगर से कुछ कटिंग किया हुआ है। एक फिगर ये निकाला मैंने फिगर से ही, और एक फिगर ये निकाला गया है। अब प्लीज़ आपको सबसे पहले काम क्या करना होगा? पहले आप फिगर एक जगह छाप लीजिएगा, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए समझते हैं थोड़ा सा। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने निकाला साइन थीटा। इस फिगर से मैंने क्या निकाला? साइन थीटा। बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। लंब आपको दिख रहा होगा, लंब भाई क्या होगा हमारे पास? EG, और कर्ण की जगह हमारे पास क्या पड़ा हुआ? डेल्टा L पड़ा हुआ है। तो क्या किसी कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बताइए क्या बन जाएगा? अब मैंने यहाँ क्या कर लिया, मान लीजिए यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं पड़ा हुआ, 1 मान लीजिए।
क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तिरछा तिरछा गुणा, तो हमको क्या मिल जाएगा, Eg इक्वल टू डेल्टा एल साइन थीटा। तो शायद इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देखते हैं दूसरा फिगर मेरे पास ये पड़ा हुआ है। ध्यान दीजिए, ये सब फिगर उस मेन फिगर से निकाले गए हैं, जो बड़ा वाला फिगर जो पीछे आपने देखा हुआ है। अब देखिए यहाँ क्या किया, यहाँ भी साइन थीटा निकाला गया। क्या निकाला गया, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब हमारे पास ये है, कर्ण हमारे पास ये पड़ा हुआ है, तो लंब बटा कर्ण। यहाँ पर भी क्या किया गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछा गुणा कराया गया है। तो क्या मिल जाएगा हमको, Eg इक्वल टू एक्स साइन डेल्टा फाई। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, चलिए देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि डेल फाई क्या है, अल्पतम कोण है, इसलिए हमने क्या किया, साइन को मैंने छोड़ दिया हुआ है। इसलिए अगला स्टेप हमारा क्या लिख दिया गया है, Eg इक्वल टू एक्स डेल फाई। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास ये दो चीज़ें निकली हुई हैं। Eg की वैल्यू डेल्टा एल साइन थीटा भी है, और Eg की वैल्यू क्या है, एक्स डेल फाई पड़ा हुआ है। अब इन दोनों को आप कंबाइन कर लीजिए, तो Eg हमने लिख दिया हुआ है, तो ये चीज़ पहले लिख दी, ये चीज़ बाद में लिखा गया है। तो शायद इस लाइन में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा गया, यह मान उपयुक्त समीकरण में रखने पर, उपयुक्त समीकरण बताइए हमारे पास क्या था, डेल बी इज इक्वल टू मेजर अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर करके लिखा गया। अब ध्यान दीजिए क्या किया जा रहा है, ध्यान समझिएगा। जहाँ पे हमारे पास क्या लिखा गया होगा, डेल्टा एल साइन थीटा लिखा गया, तो हमने क्या लिख दिया हुआ है, वहाँ हमने क्या लिख दिया, एक्स डेल फाई। तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और सारी चीज़ें वैसे लिखी गई हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो चलिए पीछे एक बार देख भी लेते हैं। ये देखिए लिखा गया था ना, तो बस किया क्या आगे, इसी की जहाँ चेंज किया गया है, डेल्टा एल साइन थीटा जहाँ क्या लिखा गया है, एक्स डेल फाई। चलिए, तो शायद अब इस लाइन में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक्स आपको एक बार कट गया, तो बचेगा क्या, नीचे भाई डबल था, मीन्स 2 बार एक्स थे, तो एक हमारा कट गया, बचा एक बार। तो शायद इस इक्वेशन नंबर 2 में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे फिगर की। तो ये फिगर भी उस बड़े वाले फिगर से निकाला गया है। ध्यान दीजिए, मैं आपकी सरलता के लिए मैंने ये काम किया हुआ है, नहीं तो आपको वैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती फिगर में चेक करने में। चलिए देखते हैं। यहाँ से हमने क्या निकाला, कॉस फाई। तो कॉस फाई फॉर्मूला क्या बनता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार मेरे पास क्या है, आर पड़ा हुआ है, आधार क्या है आर, और कर्ण क्या है एक्स। तो कॉस फाई इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण, मीन्स आर बटा एक्स। या आप तिरछा यहाँ से गुणा कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन कॉस फाई। तो क्या यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, आपको समीकरण नंबर 2 दिख रहा होगा, समीकरण 2 आपको दिख रहा होगा। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स का मान रखना है। एक्स का मान हमारे पास क्या है, आर अपॉन कॉस फाई। चलिए, तो हमने यहाँ देखिए रख दिया हुआ है। तो हमने यहाँ क्या किया, रख दिया हुआ फॉर्मूला। अब बताइए, ये कॉस फाई कहाँ जाएगा, ऊपर चला गया, और सारी चीज़ें सेम वैसे लिखी गई। शायद यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको बात क्या ध्यान देनी है, ये डेल बी है, मीन्स एक छोटे से खंड की बात हो रही है। अभी तक हम एक छोटे से खंड की बात कर रहे हैं, मीन्स ये जो हमारा डेल बी पड़ा हुआ है, ये हमारा क्या है, ये एक छोटे से खंड का चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, हमको क्या करना, पूरे के पूरे मतलब सी डी के कारण, पूरे धारावाही चालक कारण हम क्या निकाल, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, लिमिट हमारे पास क्या होगी, φ1 से φ2 है, लेकिन हमारे पास ये क्या है, लिखा क्या आगे, -φ1, मीन्स हमारे पास जो लिमिट पड़ी हुई क्या पड़ी हुई, -φ1 से φ2 है। देखिए आपके सामने थ्योरी लिखी भी गई है। तब संपूर्ण चालक सी डी कर्ण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, देखिए लिखा आपका पिछला फार्मूला ही गया है, फार्मूला आपका यही लिखा गया है, बस यहाँ पे किया क्या गया, इंटीग्रेशन लिया गया। अब थोड़ा सा बायो वाले भी दिक्कत हो सकती है। अब भाई बायोलॉजी वाले भी क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा कम से कम
उनको बेसिक समाकलन या बेसिक अवकलन तो पता ही होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा। तो मैंने क्या किया, वो मात्र मैंने इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाया हुआ, क्या लगाया हुआ, इंटीग्रेशन का चिन्ह, और सारी चीज़ें एट इट इज़ वैसे ही लिखी गई, कोई भी चेंजिंग नहीं की गई है। अब ध्यान दीजिएगा भाई, मैथ वाले के लिए सरल होगा, थोड़ा बायोलॉजी वाले समझ लें। बायोलॉजी वाले थोड़ा समझेंगे। एक फॉर्मूला क्या होता है, डी एक्स, समाकलन ऑफ डी एक्स का समाकलन क्या बन जाता है, एक्स बन जाता है। क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डेल बी इज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया है, बी। तो शायद इसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें वैसे ही लिखी गई हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉस फाई का आपको समाकलन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको, कॉस फाई का, आपको कॉस फाई का समाकलन क्या होता है, साइन फाई। कॉस फाई का समाकलन क्या बनता है, साइन फाई होता है। तो कॉस फाई का फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए आपको सामने दिया गया है, साइन फाई लिख दिया और लिमिट आपकी वैसे लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब क्या किया अगले स्टेप में, बी इज इक्वल टू मेजर अपॉन 4 पाई आई बाई आर। अब देखिए लिमिट सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट मेरे पास 5 है और लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, -5 है। तो हमारा सॉल्यूशन कैसे क्या होगा, अपर माइनस लोअर। अब भाई जिन लोगों ने कोचिंग पढ़ा हुआ है या कोचिंग नहीं पढ़े हैं वो भी सही समझेंगे, समझ में उनको भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही किया और कुछ किया यहाँ पे नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आप छोटी क्लास में पढ़ चुके होंगे, साइन फाई टू आपका वैसे लिखा गया है, साइन माइनस थीटा। हमको फॉर्मूला क्या जानना है, हमको फॉर्मूला जानना है साइन माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा बनता है। क्या बनता है, माइनस साइन थीटा बन जाता है। तो माइनस और एक माइनस और दोनों मिलाकर हमारा क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो इस लाइन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी को मैंने क्या किया, रीअरेंज कर लिया हुआ, मतलब एक साधारण क्रम में लिख दिया गया, मतलब 5 पहले लिखा गया, फिर बाद में क्या लिखा गया, 5 अब कल जिन लोगों ने इसको देखा हुआ उनको पता होगा इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये हमारा क्या है, इसका डेरिवेशन है। इतना समझाने के बावजूद अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर करेंगे ताकि मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। अब चलिए, एग्ज़ाम में कुछ इससे संबंधित केस पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में कुछ केस भी पूछे जाते हैं जिनका चलिए डिस्कशन हम करते हैं, लेकिन मेन हमारा यही होगा फॉर्मूला अभी तक। चलिए इंपॉर्टेंट केस की हम बात करते हैं, महत्वपूर्ण स्थितियाँ, जिसमें से हमारी पहली स्थिति कौन सी है, अनंत लंबाई के धारावाही चालक के लिए। अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण हमने क्या मान लिया हुआ है, हमने नहीं माना हुआ, ये हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, φ1 = φ2 = 90। मतलब φ1 और φ2 दोनों मान हमने क्या मान लिया हुआ है, 90 डिग्री। अब आपको पता है साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए लिख दिया कि b = μ/4 पाई आई बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो एक एक आप जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 1 1 2 बन जाएगा। तो क्या इस लाइन में किसी कोई प्रॉब्लम, अब ध्यान दीजिए 2 दूना 4, तो इसमें भी शायद किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा होगा, क्लास टेंथ में आपने फॉर्मूला पढ़ा था, अनंत लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र b = μ/4 पाई 2I/r। 2I/r देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ, मीन्स अगर आप कटिंग ना करिए तो ये लिखा जाएगा, अगर आप कटिंग कर दिए तो ये फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले सही हैं, फॉर्मूले में कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। बस हाँ, न्यूमेरिकल के समय हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि हमें, अब जिन लोगों ने कल वीडियो देखा हो उनको अच्छी तरीके से समझ में आता हो क्यों। न्यूमेरिकल में होगा क्या, μ/4 पाई हमको वैल्यू रखनी होगी, तो μ/4 पाई मान कितना होता है, 10⁻⁷ कितना होता है, -10⁻⁷ बन जाता है। तो आपके दोनों फॉर्मूले सही हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए तो आइए देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या है, यदि φ1 की वैल्यू π/2 है और φ2 का मान क्या है, 0 डिग्री है, तब आप रख दीजिए, पहले की हमने क्या 90 अंश रख दिया, दूसरे हमने क्या रख दिया हुआ 0 अंश। अब थोड़ा समझिए, साइन 90 का मान कितना होता है, 1, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 बनता है, प्लस
और साइन जीरो मान कितना हो जाता है 0। तो 1 धन 0 मीन्स हमारा 1 ही बन जाएगा, मीन्स हमारी वही वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मात्रक हमारा क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू मेजर अपॉन डेरिवेशन एट लास्ट हमको क्या मिल जाएगा, b इज इक्वल टू मेजर अपॉन 4 पाई I अपॉन r न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे एक दिन में एक ही डेरिवेशन कंप्लीट किया जाए। आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और हमें समझाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज़ मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए लॉकडाउन कब खुले कब ना खुले इसका कोई कन्फर्मेंस नहीं है। तो प्लीज़ आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप घर पे बैठ के नोट्स बनाइए, और अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं, चाहे वो फिज़िक्स की हैं चाहे वो मैथ की हैं, आप तक आसानी से पहुंचाई जा सकें। थैंक यू।